ये कहानी है सुंदरवन गांव की, जहां पर एक गरीब किसान सुभाष अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। सुभाष अपने बेटे को उच्च शिक्षा देते देते बहुत गरीब हो चुका था। वो अपना घर का खर्च भी मुश्किल से उठा पा रहा था। जी सुनिए जी, राहुल का फोन आया था और वह बोल रहा था कि उसको कुछ किताबें खरीदनी है और कॉलेज की फीस भी भरनी है। अरे सुनीता, तुम्हें तो पता है ना कि हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। अब मैं उसको कहां से पैसे भेजूं? जो कुछ भी था हमारे पास, मैंने उसकी पढ़ाई के लिए सब बेच दिया। अब तो सब गांव वाले भी मुझ पर हंसते हैं और बोलते हैं कि इसने अपने बेटे के चक्कर में अपनी सारी जमीन बेच दी और आज दूसरों के खेतों में नौकर बनकर काम करता है। हाँ जी, यह बात आप सही कह रहे हो। मेरी सारी सहेलियां भी मुझ पर हंसती है और मजाक बनाती है कि बन गया तुम्हारा बेटा कलेक्टर। मेरे पास एक शब्द भी नहीं होता उनको कहने के लिए। अब तुम ही बताओ सुनीता, मैं कहां से भेजूं राहुल को पैसे? मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब कुछ बेच के उसको दे दिया। अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फिर भी मैं सेठ जी से पैसे मांग कर देखता हूँ। अगर उन्होंने मुझे दे दिए तो मैं राहुल को भेज दूंगा। फिर सुभाष अपने सेठ हरीलाल के पास चला जाता है और उससे बोलता है, सेठ जी, आपको तो पता है ना कि मेरा बेटा बाहर पढ़ने के लिए गया है और मैंने उसकी पढ़ाई के लिए अपना सारा कुछ बेच दिया है और अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं है जो मैं उसकी ट्यूशन की फीस भी भर सकूं। इसलिए मैं आपसे मदद की गुहार लगाने आया हूं कि आप मुझे थोड़े पैसे दे देते तो मैं अपने बेटे की ट्यूशन की फीस भर देता। क्या पैसे दे दूं तुमको? अरे तुम पहले मेरे पिछले पैसे तो लौटा दो जो तुमने 6 महीने पहले लिए थे, उसके बाद ही मैं तुमको आगे पैसे दूंगा। सेठ जी, ऐसा ना बोलिए। मैं तो बस आपके ही भरोसे आया हूँ और मैं वादा करता हूँ जैसे ही मेरा बेटा नौकरी लग जाएगा मैं तुरंत आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, ब्याज सहित। अरे इतने सालों से तुम्हारा बेटा नौकरी लग नहीं पाया, अब क्या लग जाएगा? अरे तुम उसको यहीं बुला लो, कम से कम तुम्हारे काम में हाथ तो बटाएगा। नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलो। मेरा दिल कहता है कि एक दिन वो सरकारी नौकरी जरूर लगेगा और वो बहुत बड़ा आदमी भी बनेगा। बस आप मुझे इस बार पैसे दे दीजिए। मैं तुम्हें एक शर्त पर ही पैसे दूंगा। तुम्हें मेरे घर में नौकर बनकर रहना पड़ेगा जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटा दोगे। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। फिर सेठ सुभाष को पैसे दे देता है और फिर सुभाष अपने बेटे को सारे पैसे भेज देता है। उसके बाद सुभाष सेठ जी के पास नौकर बनकर रहने लगता है। माँ, आज मेरा रिजल्ट आया है और मैं इस बार भी परीक्षा में फेल हो गया। माँ, मुझे तो लगता है मैं कभी भी सरकारी अफसर नहीं बन सकता। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। और हाँ, जब भी तुम वहाँ से लौट कर आओ तो सिर्फ सरकारी वर्दी में ही लौट कर आना। मैं तुम्हें बस सरकारी वर्दी में ही देखना चाहती हूँ। क्या बात हुई, इस बार तुम फेल हो गए तो अगली बार इससे भी ज्यादा मेहनत करके परीक्षा को पास करना। ठीक है माँ जी, मैं अगली बार इससे डबल मेहनत करके परीक्षा को पास जरूर करूँगा और एक सरकारी अफसर बनकर ही आऊँगा। सुनीता फोन रखने के बाद फूट फूट कर रोती है और बोलती है, हे भगवान, जिस बेटे के लिए मेरा पति आज नौकर बनकर रह रहा है और वह बेटा अभी तक सफल नहीं हुआ, तू हमारी परीक्षा क्यों ले रहा है भगवान? अब न जाने कब मेरा बेटा सरकारी अफसर बनेगा और कब मेरे पति उस सेठ के चंगुल से बाहर निकलेंगे। फिर राहुल दोबारा से मेहनत करके पढ़ाई करता है, पर इस बार राहुल हर बार की तरह फेल नहीं होता, परंतु इस बार अच्छे अंक से पास हो जाता है। और ये बात राहुल अपने घर पर किसी को भी नहीं बताता, क्योंकि वह अपने माता पिता को सरप्राइज देना चाहता था। फिर राहुल ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एक आईपीएस ऑफिसर बन जाता है और उसको पता चलता है कि उसी के गांव में से कोई ड्रग सप्लाई करता है। फिर वह अपने गांव में आता है और अभी तक भी किसी को नहीं पता था कि राहुल एक आईपीएस ऑफिसर है। माँ, दरवाजा खोलो ना,
देख तेरा बेटा बाहर खड़ा है। अरे राहुल बेटा तू आ गया, और यह क्या तेरी वर्दी कहाँ है? तू ऐसे ही आ गया? मैंने सोचा था बेटा तू एक सरकारी अफसर बनकर आएगा। तुझे नहीं पता बेटा, तेरे पिताजी आज सेठ हरीलाल के पास गुलाम बनकर रह रहे हैं, केवल तुझे पढ़ाने के चक्कर में, और तू ऐसे ही आ गया। अब मैं क्या जवाब दूंगी तेरे पापा को? कैसे निकालूंगी उनको सेठ हरीलाल के चंगुल से? क्या माँ, पिताजी सेठ हरीलाल के पास गुलाम बनकर रह रहे हैं और तूने मुझे एक बार बताया भी नहीं? क्या बताती बेटा, हमने सोचा था अगर तुझे बताएंगे तो तू अपनी पढ़ाई भी सही से नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने तुझे कुछ भी नहीं बताया। तभी राहुल के पास उसके जासूस का फोन आ जाता है। जनाब, आप जिस स्मगलर की बात कर रहे थे ना ढूंढने के लिए, मैंने उसका पता लगा लिया है और वह आप ही के गांव में रहता है। शाबाश मेरे जासूस, आज तूने बहुत अच्छा काम करा है। अब जल्दी से उसका नाम भी बता दे ताकि मैं जाकर उसको अभी पकड़ लूं। जनाब, उसका नाम सेठ हरीलाल है और तुम उसको आसानी से नहीं पकड़ सकते क्योंकि वह बहुत ही सावधानी से स्मगलिंग करता है। आज तक यह बात गांव वालों को ही नहीं पता चली और जनाब आप तो गांव में आज ही आए हो। अरे चाहे वह कितना भी शातिर हो, पर मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। चलो अब मैं फोन रखता हूँ। बेटा तुम किसको पकड़ने की बात कर रहे थे, और यह जासूस कौन है जो तुमसे बात कर रहा था? सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माजी, सब कुछ ठीक है, आप टेंशन ना लो। और मैं अभी जा रहा हूँ पापा को सेठ हरीलाल के चंगुल से निकालने। फिर राहुल सेठ हरीलाल के घर चला जाता है और बोलता है, सेठ जी आप मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। अरे तुम कौन होते हो सुभाष को छुड़ाने वाले? सेठ जी, ये मेरा बेटा है जो आज सरकारी ऑफिसर बनकर आया है, मुझे आपके चंगुल से निकालने के लिए। क्या यह सरकारी ऑफिसर? अरे मुझे तो यह किसी का नौकर लग रहा है और मुझे तो ऐसा लगता है जितने भी तुमने इसको पैसे भेजे थे, इसने सारे पैसे अय्याशी में उड़ा दिए होंगे और जब वह सारे पैसे खत्म हो गए तो मुंह उठाकर आ गया तुम्हारे पास। नहीं सेठ जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पूरा विश्वास है अपने बेटे पर। पिताजी सेठ जी ठीक कह रहे हैं, मैं हर बार की तरह इस बार भी परीक्षा में फेल हो गया और इसलिए मैं वापस अपने घर आ गया। अब मैं आपके साथ रहकर ही आपके काम में हाथ बटाऊंगा। क्या बेटा तू ये क्या बोल रहा है? तुझे तो पता है ना मैंने क्या कुछ नहीं किया तुझे एक सरकारी ऑफिसर बनाने के लिए, और तू खाली हाथ ही आ गया। अरे कम से कम एक बार मेरे बारे में ही सोच लेता। अरे चलो चलो अपना काम करो और यह रोना धोना अपने घर पर। पिताजी आप घर पर जाओ, आज से आपकी जगह काम मैं करूंगा और मैं सेठ जी का गुलाम बनकर रहूंगा। आप बस माँ जी के साथ घर पर रहो। फिर राहुल सेठ हीरालाल के पास काम करने लगता है और काम करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, परंतु राहुल के पास एक सबूत भी नहीं लगता। पर एक दिन ऐसा आता है जब राहुल के पास हीरालाल के खिलाफ सारे सबूत होते हैं और फिर राहुल हीरालाल को पकड़कर पुलिस चौकी में ले जाता है। और ये देखकर कि राहुल एक आईपीएस ऑफिसर है, सुभाष और सुनीता बहुत खुश होते हैं और साथ ही साथ गांव वाले भी। तो दोस्तों, हम इस कहानी से सीखते हैं हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हमारा कैसा भी वक्त हो।